हेलो दोस्तों, आज हम रीड साइकोलॉजी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये मैं आपको अलग अलग बुक से करवा रही हूँ और पहले भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं क्वेश्चंस डालूँगी, और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, संबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध संबंधित है? स्थितियाँ व प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, उद्दीपन व प्रत्युत्तर, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। संबंधवाद या साहचर्यवाद, जो आपको ध्यान हो तो थाईलैंड ने दिया था, और थाईलैंड का जो नियम है वो आपको पता है कि कौन सा है। वो है स्थितियाँ व प्रत्युत्तर। तो अलग अलग स्थितियों के अनुसार जो हमें उद्दीपन मिलते हैं उसके अनुसार हम उस पर प्रत्युत्तर करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं। तो उसी को कहा जाता है उद्दीपन प्रतिक्रिया वाला सिद्धांत, जो थाईलैंड ने दिया था। तो इसका सही आंसर है अ। लिखा हुआ भी है यहाँ पे, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ में। सेकंड है, निष्ठावान अध्यापक। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा व गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। ऑप्शन है, कक्षा अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतक्रिया द्वारा, पुनर्बलन द्वारा। इसमें आपको नीचे और ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई दो या एक सही है, तो आप देखिए, ज़रा सोचिए। निष्ठावान अध्यापक यानी जो सबसे अच्छा अध्यापक होता है, जो कुशल अध्यापक है, उसका ये मानना होता है कि अगर जो अधिगम की मात्रा और गुण है, अगर कक्षा में अनुशासन सही है, बच्चे डिसिप्लिन में हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो उन पर अपने आप आपकी कही गई बातों का असर होगा। छात्रों की अंतक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी जानते हैं। अगर अंतक्रिया ज़्यादा होगी तो डिस्टर्बेंस होगा। विषय वस्तु का विश्लेषण आप कितना भी कर दीजिए, लेकिन क्लास में डिसिप्लिन ही नहीं है, अगर आपको कोई सुन ही नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आप उन्हें प्रलोभन दे देंगे तो 5 मिनट चुप ले जाएंगे, उनको अच्छा भी मिलेगा तो 2-5 मिनट सुनेंगे, फिर उनका ध्यान भटक जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है वो इसका अ है, कक्षा अनुशासन में। तो स हो जाएगा जो नीचे दिया हुआ है विकल्प उसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमन की आधारभूत शर्तें नहीं है? देखिए, आप 4 ऑप्शन है इसमें, और संलग्नता, प्रतिपादनता, अभ्यास और पुनर्बलन। तो आधारभूत शर्त संलग्नता है, अभ्यास है, पुनर्बलन है, लेकिन प्रतिपादन नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ब, प्रतिपादन। उसके बाद नेक्स्ट, रॉबर्ट एम गेमे के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगमन का प्रकार नहीं है? बताइए। आपने गेने के अधिगम पढ़े हैं, 8 दिए थे उन्होंने। उसमें देखिए, संकेत है, साहचर्य था, शाब्दिक साहचर्य भी था, सामाजिक भी था, ऐसे करके उन्होंने 8 दिए थे, लेकिन उनमें अंतर्दृष्टि अधिगमन नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगमन परिणाम है। क्या परिणाम होता है अंतर्दृष्टि का? पुनर्बलन मिलता है, उद्दीपन अधिक्रिया होती है, उद्दीपन सामान्यकरण होता है, या समाग्रीकृत प्रत्यक्षण। समाग्रीकृत आपने पढ़ा होगा, वोल मतलब पूरी तरह से। तो अगर आप अंतर्दृष्टि रखेंगे तो आप हर चीज़ को हर तरह से देख पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, समाग्रीकरण। क्रिया प्रसूति साहचर्य मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूति स्किनर ने दिया था, और किसकी भूमिका पर बल देता है? तो वो है पुनर्बलन। पुनर्बलन है कि अगर आपको कोई काम आप करते हैं, और अगर आपको उसका अच्छा फीडबैक मिलता है तो आप उसको करने के लिए उत्साहित होते रहते हैं, उसी को कहते हैं पुनर्बलन। बल मिलना, एक पुनर्बलन, फीडबैक। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अनुक्रम सिद्धांत में अधिगमन के प्रकार हैं। ये अभी मैंने बताया था।
कि रॉबर्ट गेने ने जो अनुक्रम के सिद्धांत दिए थे उनको अनुक्रम सिद्धांत कहा जाता है, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, और वो 8 थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है अधिगमन होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, विद्यालय और वातावरण, विद्यालय के बाहर दोनों में, और केवल कक्षा कक्ष में। तो इसका आंसर सभी को आता होगा, दोनों जगह होता है, विद्यालय और विद्यालय के बाहर। तो स ऑप्शन हो जाएगा। सहयोगी अधिगमन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है ये, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिवाद गृह कार्य देना, विद्यार्थी को वाद विवाद प्रतियोगिता में, 2 यहाँ पे ऑप्शन आए नहीं है, सॉरी थोड़े कट गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। समूह प्रयोजन देनी चाहिए, यानी कि ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप में एक्टिविटी करानी चाहिए, और द ऑप्शन है इसका सभी। तो देखिए, आप अगर बढ़ावा देना है तो गृह कार्य भी देना जरूरी है, वाद विवाद भी देना जरूरी है, और ग्रुप एक्टिविटी देना भी जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा द, यानी सारी क्रिया। नेक्स्ट है निर्देशन व अधिगमन के समानता है। क्या समानता है निर्देशन और अनुगमन में? दोनों छात्र केंद्रित है। निर्देशन माने इंस्ट्रक्शन और लर्निंग, दोनों पृष्ठपोषण व पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, यानी कि चैप्टर पढ़ाना और उससे रिलेटेड चीज़ें कराने पर बल देते हैं। दोनों विषय केंद्रित है, यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस पर केंद्रित है, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ। देखिए यहाँ पे अ, दोनों छात्र केंद्रित है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के आपको छात्र के अकॉर्डिंगली देने हैं, और लर्निंग भी छात्र ही करेंगे, मोटिवेशन देना पड़ेगा आपको उनको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, निर्धारण। बाधित नहीं, मोर्चाबंदी बाधित करेगी, अंतर्दृष्टि भी बाधित करेगी समाधान को, क्योंकि अलग अलग व्यूज़ आएंगे उसमें, मानसिक प्रवृत्ति, लेकिन निर्धारण नहीं करेगा। दर्शन शास्त्र का आया हुआ है क्वेश्चन, आप देखिए ड्राइंग, फिर साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, सभी से मैंने जो लास्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लिया है। तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर हैं इसमें, जो शिक्षा मनोविज्ञान की रीट में आए हुए हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। ये भी दर्शन शास्त्र का है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ब, अनुक्रिया की प्रकृति पर। जैसी आपकी अनुक्रिया होगी उस पर निर्भर करेगा पुनर्बलन। नेक्स्ट है सहयोगी अधिगमन के अध्यापक की जिम्मेदारी क्या होती है? पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण करना, बैठक की उपयुक्त सुविधा करना, समूह संरचना की, और उपयुक्त सभी। तो ये साफ सा दिख रहा है कि इसका आंसर द होगा। तीनों ही क्रियाएं सहयोगी अधिगमन के अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है किस विधि में अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? हिंदी का क्वेश्चन है, ये हिंदी व्याख्याता में आया हुआ है, और ये वापस रिपीट होते रहते हैं। आपने देखा होगा आरपीएससी के बहुत सारी जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो आप इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। 2013-2012 तक के क्वेश्चन इसमें हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, और पहला है प्रश्नकर्ता, आत्मनिष्ठ अंकन विधि, मनोभौतिक विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो इसका सही आंसर है मनोभौतिक विधि। ये देखिए वो मनोभौतिक विधि। गेस्टाल्ट के जन्मदाता सभी को पता है, गेस्टाल्ट के जन्मदाता कौन थे? वर्दीवर्थ थे। ऑप्शन होगा ब, तो ब हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है परंपरागत संपदा का सिद्धांत किसने दिया था? परंपरागत मतलब प्राचीन, या जो आपने एक और वर्ड इसका सुना होगा शास्त्रीय, किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। तो कई बार हमें नाम कंफ्यूज करने के लिए अलग दिए। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है हिंदी में, हिंदी व्याख्याता में, तो परंपरागत संबंधता का दिया था। नेक्स्ट संकेत अधिगमन, जो गेने के सीखने के सामान्य को जाना जाता है, सामान्यतः जाना जाता है, क्या कहलाता है?
साहचर्य, श्रृंखला, उद्दीपन अनुक्रिया, परंपरागत संपदा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो साइड में जो दे रखे हैं, उद्दीपन अनुक्रिया वो तो हाइडेन ने दिया था, परंपरागत संपदा अधिनियम अभी आपको बताया पावलोव ने दिया था, और साहचर्य वाला भी आपने पढ़ा हुआ था। हाइडेन के जो मुख्य और गौण नियम थे अधिनियम के उसमें था। तो बचा हुआ है जो श्रृंखला अधिनियम, वही इसका सही आंसर होगा। संकेत अधिनियम जो था वो हाइडेन का था, सॉरी। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे पूछा संकेत अधिनियम जो गेने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। संकेत मतलब हिंट देना, और हिंट मतलब उद्दीपन देना। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से ब होगा, उद्दीपन अनुक्रिया। हाँ, सही आंसर है ब। नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने ने अधिनियम की कितनी परिस्थितियाँ बताई। अभी हमने किया है क्वेश्चन, रिपीट हो गया ये। 8 लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगमन प्रक्रिया का पक्ष है। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, दबाव। तो अधिगमन की प्रक्रिया में आपको पता है अभिप्रेरणा चल जाएगी, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, पुनर्बलन होना चाहिए, लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए। प्रेशर में व्यक्ति लर्न तो कर लेगा लेकिन इच्छा से नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और आगे के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं पुराने क्वेश्चंस, तो ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू।